नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जो अधिवक्ता हैं पेशे से और कृषि व्यापार के विशेषज्ञ हैं। विजय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इस समय सबसे ज़्यादा जो चीज़ चर्चा में है वो है भारत का अमेरिका के साथ जो एक व्यापार समझौते का अंतरिम फ्रेमवर्क बना है। अभी ये अंतिम रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, अभी ये सिर्फ़ एक फ्रेमवर्क है, एक ढाँचा है और इसमें आपसे ख़ास तौर पे ये समझना है कि कृषि क्षेत्र को लेकर के क्या भारत अपने हितों की सुरक्षा कर पाया है या कहीं पर भारत के हित या ख़ास तौर पर भारत के किसानों के हित कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, कहीं भारत को वहाँ पर ढील देनी पड़ी है। इन सब चीज़ों को समझेंगे लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर पूरे इस फ्रेमवर्क का आपका आकलन क्या है? ये फ्रेमवर्क मुख्य रूप से क्या बताता है? देखिए, अगर हम इस पूरे व्यापारिक स्थिति को देखें तो इस समय इस फ्रेमवर्क की जरूरत दोनों देशों को है। ऐसा नहीं है कि भारत की मजबूरी है या अमेरिका की मजबूरी है। इस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक तरफ से अगर हम ये कहें कि रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, क्योंकि इस समय जो दुनिया के हालात हैं उसमें ना तो अमेरिका कुछ कर पाएगा ना भारत कुछ कर पाएगा। लेकिन जब दोनों देश एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो एक अपने आप में काफी बड़ी ताकत बनती है और दोनों को साथ बैठना दोनों के हित में है। जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है, अगर हम उसको देखें तो दोनों के हित में है कि मिलके बैठे। और सबसे बड़ा जो कांटा था वो था ट्रंप टैरिफ। अब ट्रंप साहब के अपने एजेंडा हैं और भारत सरकार के अपने एजेंडा हैं। अब सवाल इस बात का है कि भाई कौन झुके। अब ये तो हो नहीं सकता कि स्टेटस को मेंटेन रहे, तो बदलाव तो करना पड़ेगा। अब बदलाव का तरीका यह है कि 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं, कुछ तुम कंसेशन दो, कुछ हम देते हैं, तभी बात आगे बनेगी। और वही इस पूरे, अगर मैं कहूं कि इस प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर हम आइडियल देखें तो बहुत सारी कमियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखें तो आज हमारे सामने है। लेकिन सेफगार्ड जरूरी है। उसका कारण यह है कि जो आर्थिक शक्ति अमेरिका के पास है और जो तकनीकी शक्ति अमेरिका के पास है, वो ना तो आर्थिक सामर्थ्य हमारे पास है, ना वो तकनीकी सामर्थ्य हमारे पास है। अमेरिका एक बहुत बड़ा सप्लायर भी है और बाजार भी है। भारत बहुत बड़ा बाजार है, उतना बड़ा सप्लायर नहीं है। तो यहां पे आके हमारे लिए थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। हमें यहां पे थोड़ा सा अपने हाथ पैर बांध के काम करने होंगे। और यही चीज इस पूरे जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, इसमें चीज समझ में आ रही है। तो जी। ये है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक जाने से पहले रूपरेखा या जी। उसका जो कहूं कि मैं इंट्रोडक्शन या प्रियम्बल, वो ये है। जी। तो विजय जी यहाँ पर आम तौर पे इस तरह के जो गंभीर व्यापारिक विषय होते हैं, हमारे देश में चक्कर ये है कि राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को समझे बिना फ़ौरन लोग अपने पॉलिटिकल एफ़िलिएशन के हिसाब से तुरंत एक निष्कर्ष निकाल के दे देते हैं और इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जनवरी तक ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, तो ये मोदी की विदेश नीति की विफलता है। और अब वही लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है। दूसरी तरफ हमारे सामने वो लोग भी हैं, जो जनवरी तक डील ना हो पाने को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब डील हो जाने को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सच कहाँ है? एक कहावत है ना कि बेफेंदी का लोटा, वो हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। एक वर्ग ऐसा है जिसको हर हालत में सरकार को गाली देनी, उनको लॉजिक नहीं देखना है, कुछ नहीं करना, उनके लिए हर चीज में मोदी विलन है। और एक तबका वो है जिसको हर चीज में मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही दिखता है। उनको भी रैशनैलिटी नहीं दिखती कि भाई मोदी भी इंसान है, कहीं छोटा बड़ा आगे पीछे मोदी साहब को भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा देश चलाना है, हर चीज मोदी के हिसाब से होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं।
पूरी दुनिया मोदी के हिसाब से चलेगी, ये संभव नहीं है। मोदी साहब को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज की दुनिया में यू हैव टू कम आउट विद ए वर्केबल डील, वर्केबल कॉम्प्रोमाइजेस। 4 कदम आप चलो, 4 मैं चलता हूं, 2 हक आप अपने छोड़ो, 2 मैं छोड़ता हूं, चलो मिलके जो हो सके, जहां तक हो सके मिलके चलो। ये है आज की दुनिया। यहां मैं सब कुछ और आपको कुछ नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। जी। तो ये तो फिर बात तो हमने हमने कहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ कर के थोड़ी उनको ढील दी है और कहाँ पर हमें अपने मन माफ़िक या जो हमें चाहिए था, वो मिल पाया है? देखिए, सबसे पहले हम एक दूसरे की जरूरतों को देख लेते हैं। अमेरिका की हम चिंता नहीं करते, हम भारत की चिंता करते हैं। आज अगर भारत का व्यापार देखते हो, खासकर हम, क्योंकि सारों में जाएंगे तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, आज हम पूरा चर्चा का विषय खेती पे रखते हैं। खेती में अगर हम ध्यान से देखें तो आज जो डील में अभी तक सामने आया है वो क्या है कि हम अमेरिका से सोयाबीन तेल लेंगे, हम अमेरिका से ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स लेंगे, हम अमेरिका से वाइन्स और विस्कीज ले लेंगे, हम अमेरिका से कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो ले लेंगे। और भारत ने क्या कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमें तंग मत करना, वो है सीरियल्स, गेहूं, चावल, मक्का, चीनी, ये चीजें हमें तंग मत करना, क्योंकि ये हमारे किसानों का हिसाब किताब है। अब यहां तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें फिर भारत सरकार ने सोयाबीन आयात करने के लिए क्यों कहा, वो भी तो किसानों का प्रोडक्ट है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आज भी भारत $16 बिलियन का खाद्य तेल आयात करता है। आज भी जितनी भारत को जरूरत है ना, हम उसका मात्र 25-30% ही पैदा कर पा रहे हैं। अगर हम आयात बंद कर दें तो ये खाने का तेल 500 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। फिर यही अपोजिशन कहेगा महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। करे इतनी महंगाई, आपने देखा होगा कोविड के बाद सरसों का तेल 200 रुपए पार कर गया था। यही लोग शोर मचाने लगे थे तेल इतना महंगा क्यों हो गया। उस समय ये नहीं देख रहे थे कि किसान को सरसों का रेट 120-130 रुपए मिल रहा था। उस समय वो नहीं देख रहे थे तेल क्यों महंगा हुआ। किसान को सरसों महंगी बेचने का मौका मिल रहा है, 110-120 मिल रहा है, तो तेल तो 200 निकलेगा ना। लेकिन वो आधी कहानी देखने की हमें आदत है। और जब तेल का सप्लाई नॉर्मल हुआ और सरसों का तेल अपने नॉर्मल रेट पे आ गया, तो कहते हैं देखो जी किसानों को रेट नहीं मिल रहे, पहले तो 100 था, अब घट के 50 हो गया या 40 हो गया। अरे तो वही हर समय थोड़ी आप घोड़े पे सवार रहोगे, कभी तो सांस लोगे। कहने का मतलब यह है कि हम बाजार को समझना ही नहीं चाहते। तो हम दोनों स्थितियों में हम एक्सट्रीम हो जाते हैं। नीचे है तो क्यों नीचे हो गया, ऊपर है तो क्यों ऊपर हो गया। जब हम ये जानते ही नहीं कि डिमांड सप्लाई इंटर रिलेटेड फैक्टर्स भी कई होते हैं, हम उसको सीखना ही नहीं चाहते। तो आइसोलेशन में हम एक नंबर पकड़ के शोर मचाना शुरू करते हैं। तो आज हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं। जब मैं $16 बिलियन का तेल आयात कर रहा हूं ब्राजील से, अर्जेंटीना से, अगर अमेरिका कल मुझे उसी रेट पे माल दे देता तो मुझे दिक्कत क्या है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका तो सब्सिडी देता है, तो आपको और अच्छा है ना, और सस्ता मिलेगा। आप अपने कंज्यूमर्स को दीजिए ना सस्ता तेल, किसने मना किया। और वैसे भी जब भारत में महंगाई बढ़ती थी, भारत सरकार कस्टम ड्यूटी 0 करती थी ना, महंगाई कंट्रोल करने के लिए। आपने कमोडिटी मार्केट से बहुत सारी चीजों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हटा दिया ना फ्यूचर्स मार्केट से, जो एक गलत कदम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बाजार को देख के निर्णय लेना होगा। तो ये होगी तेल की बात। एक और प्रोडक्ट जिसको लेके चर्चा है वो है ड्राई फ्रूट्स। आप इतना सारा ड्राई फ्रूट क्यों मंगा रहे हैं। आज भी भारत में हम करीब $4.5 बिलियन का फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मंगाते हैं। हिंदुस्तान में लोग मिठाई से ज्यादा आजकल होली दिवाली पे ड्राई फ्रूट बांट रहे हैं। आप खाना बंद कर दो, कोई एसेंशियल तो है नहीं, आप भेजिए ना गिफ्ट के अंदर गाजर मूली भेजिए, कौन रोक रहा है आपको भाई। जी। अगर हम लेकिन दिवाली उसी पे, में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप सेब आयात करेंगे अमेरिका से, तो फिर हिमाचल के किसान क्या करेंगे? ये देखो यही गलत फहमी। जब हिमाचल का सेब और कश्मीर का सेब हिंदुस्तान में 30-35 रुपए किलो बिका करता था,
उस समय जब अमेरिका का वॉशिंगटन एप्पल आया था तो वो 150 रुपए किलो बिकता था। ठीक है, उसके चक्कर में हिंदुस्तान के सेब का रेट 70-80 पहुंच गया था। आप मेरे को बताइए कि हम हिंदुस्तान के सेब का रेट कब बढ़ा? जब इंपोर्ट आना शुरू हुआ। क्योंकि जब लोग 150 रुपए इंपोर्टेड सेब का दे रहे थे तो देसी सेब का 100 देने में प्रॉब्लम क्या है? तो पूरा का पूरा एप्पल इकोनॉमी तब बिल्ड हुआ जब विदेशी सेबों ने सिखा दिया पैकिंग कैसे की जाती है, ग्रेडिंग कैसे की जाती है। पहले आपको जो सेब आते थे वो लकड़ी की पेटियों में आते थे, आजकल गत्ते के बॉक्सेस में आते हैं, और जैसे अंडे की ट्रे होती है, हर एक सेब की पेटी में अंडे की ट्रे लगी होती है। पहले हम करते थे कभी? हमने सीखा। वही 35 रुपए का सेब आज 80-90-100 रुपए पहुंच गया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हम जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट आता है तो हम उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। जी। दूसरी बात, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी एक तरह से आपने पिछले दरवाजे से अमेरिका को अपने कृषि बाजार में प्रवेश दिया है। तो ये पिछले दरवाजे वाली थ्योरी आप कैसे देख रहे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सामने के दरवाजे से दिया, पीछे में क्यों जा रहे हो? लिखा हुआ है ना, आपके पास खाने का तेल नहीं है, आपको चाहिए, आपको नहीं लेना है सस्ता अगर अमेरिका देता है तो। मेरे को एक बात बताओ, आपको नहीं चाहिए, आप बाजार से महंगा तेल, जब सस्ता तेल रशिया दे रहा है तो हम कहते हैं अमेरिका से क्यों ले, रशिया से लेंगे, वो सस्ता क्रूड दे रहा है। आज सोयाबीन तेल अगर अमेरिका सस्ता दे रहा है, हम नहीं ले, कोई लॉजिक नहीं ना। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, और जिन क्षेत्रों में हमें अपने आप को रोकना था, जो अभी तक आंकड़े सरकार, जो इंफॉर्मेशन सरकार ने जारी करी है कि जो मेन एग्रो कमोडिटीज है उनको हमने आने के लिए मना किया है, ये जी। अभी तक सरकार का स्टेटमेंट। डर ये है लोगों को कि जैसे ऊँट पहले सिर अंदर घुसाता है, उसके बाद फिर पूरा अंदर आ जाता है और फिर आपको बाहर कर देता है। वो कहानी आएगी। अभी ये 4 चीज़ें लेने के लिए अनुमति देंगे, बाद में फिर और बढ़ा देंगे, फिर बाद में और बढ़ा देंगे और फिर आपके किसान जो हैं उनके सारे हित प्रभावित हो जाएँगे। मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में कोई इतना बड़ा बाजार नहीं है, कोई इतना बड़ा बाजार नहीं है जो भारत को खिला सके। सप्लायर 150 करोड़ आदमी को खिलाने के लिए ना सप्लाई चाहिए। इतनी दुनिया में सप्लाई नहीं है जितनी हमारी कंजम्पशन है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि भारत के किसान को कोई बाहर कर देगा, अमेरिका जितना प्रोडक्शन कर रहा है सारा भी डाल देना भारत में, तब भी भारत की डिमांड ज्यादा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम ये मान के चले कि हमारे किसान नहीं सुधरेंगे? भाई, जब हिंदुस्तान में इंपोर्टेड बटर ऑयल आता था ना, एक जमाना वो भी था जब इंपोर्टेड बटर ऑयल आता था, मिल्क पाउडर आता था, गर्मियों में ताले लग जाते थे मिठाइयों में, दूध की मिठाई नहीं बनती थी दिल्ली में, मुझे याद है बचपन में हमने देखा है, वो राशनिंग होता था, सिर्फ दूध आएगा लिक्विड मिल्क के लिए। आज हमने जब इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी लाए, हाइब्रिड एनिमल हम लेके आए, फीडिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव करी, एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव करी, आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए। कितने साल में? हमारी लाइफ टाइम में। मैं तो कह ही नहीं रहा कि हमारे दादाजी के टाइम में इंपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट होता था और हमारे टाइम में नहीं हुआ। हमारी अपनी लाइफ टाइम में इंपोर्ट देखा है हमने, और अपनी ही लाइफ टाइम में हमें सरप्लस देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सुधरेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो आज स्थिति यह है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्या भारत का किसान एडॉप्ट नहीं करता? आज आप मुझे बताइए कि वही अपना अंगूर भारत का किसान एक्सपोर्ट कर रहा है। यही एक्वा कल्चर जो हमारा प्रोडक्ट दुनिया में रिजेक्ट होता था, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही ड्राई फ्रूट्स हम इंपोर्ट करते हैं, उसका मतलब कि कैश्यू, और हम इसको प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज हम इंपोर्ट करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके हम री एक्सपोर्ट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका आपको बहुत सस्ते फ्रूट एंड वेजिटेबल देता है, आप उसको भारत में लाइए, उससे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करिए ना। किसने कहा हिंदुस्तान में खाओ यार? आज हम चीनी में, हम सरप्लस है ना चीनी में, हम करीब $2 बिलियन की साल में चीनी लाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। हम हिंदुस्तान में नहीं लाते, हम 2 बिलियन लाते हैं, अपनी पोर्ट रिफाइनरीज में लाते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे
जो रिफाइनरीज है क्रूड की वो भी यही है। हम इतना तेल रशिया से ले रहे हैं, रिफाइन करके वापस यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ये कहां लिखा है कि इंपोर्ट का मतलब है कि हम री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर आज मेरे को मान लीजिए कि अमेरिका से कोई ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता मिल जाता है, मैं लाऊंगा उसको, उसमें मसाला लगाऊंगा, री एक्सपोर्ट कर दूंगा। मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स मेरे को मिल गया 200 रुपए किलो, टेक एन एग्जाम्पल, और मेरे को मसाला मिल गया वियतनाम से और बाकी कंट्री से, क्योंकि वो भी हम आयात कर रहे हैं, और वो भी मिल गया 200 रुपए किलो। दोनों को मिला के मैंने एक वैल्यू एडेड स्पाइसी मतलब कि एलिमेंट बनाया और उसको 600 रुपए किलो एक्सपोर्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या है भाई? 250 रुपए की चीज को अगर मैं 600 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहा हूं और दोनों चीजें मैं इंपोर्ट करके यहां वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, दिक्कत कहां है? और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो आप खरीद रहे हो वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी का है, स्पाइस जो खरीद रहे हो वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी का है। तो जो आपको पेस्टिसाइड रेजिड्यू की प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो गई। सोचने जी। का नजरिया है यार। अच्छा, डेयरी क्षेत्र में बहुत सारी आशंकाएँ रही थीं। जो डील है उसमें क्या आपको लगता है कि 100% प्रोटेक्शन है भारत के डेयरी क्षेत्र को, या कहीं पे कुछ चीज़ें हम शायद दरवाज़ा खोल रहे हैं उनके लिए? हम डेयरी में बनाते क्या हिंदुस्तान में? लिक्विड मिल्क, पनीर, खोया, घी, मिल्क पाउडर और दही, और थोड़ा बहुत आपकी आइसक्रीम, और थोड़ा बहुत आपका चीज, वो भी एक दो वेराइटी। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए मोजरेला, और टेबल वेराइटी के लिए हम चेडार चीज, और जिसको प्रोसेस चीज बोलते हैं, यही बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम डेयरी में? अगर मान लीजिए दुनिया में 2000 तरह की चीज वेराइटी है, जो हम हिंदुस्तान में सिर्फ 5 बनाते हैं, अगर बाकी 1000 वेराइटी आती है जो हिंदुस्तान में नहीं बनती, तो किसको एतराज है? और हाँ, पहली फिर बात, आप उसी डिमांड को तो रिप्लेस करेंगे ना, तो अंततः तो नहीं आप होता, भारत के डेयरी क्षेत्र ऐसा की नहीं माँग को ही। होता, ऐसा नहीं होता। आप आइसक्रीम की जगह दही नहीं खाते, आप दही की जगह बटर नहीं इस्तेमाल करते। मैं वही कह रहा हूं, ये हम जो जनरलाइजेशन करते हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर का, ये नहीं, खतरनाक है। अंततः आपके खाने के टेबल पे एक समय में या तो दही आएगी या आइसक्रीम आएगी, दोनों चीज़ें एक साथ बहुत कम ही लोग खाएँगे। तो दोनों अंततः वो आती है, माँग रिप्लेस हो रही है। नहीं होती। दही कलिनरी आइटम है, खाने के साथ खाया जाता है, और आइसक्रीम खाने के बाद खाया जाता है। देखिए ऐसा है ना, हर जो बाजार है उसकी एक अपनी हाँ, लेकिन सीमा है। अगर मुझे ब्रेड पे एक तरह की चीज़ लगानी है और उसके बदले दूसरी तरह की चीज़ हमें अगर मैं ले लेता हूँ, तो पहली चीज़ हट जाएगी ना फिर। चीज़ की एक वैरायटी को मुझे दूसरी मुझे एक वैरायटी चीज, से रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुस्तान में जब तक पिज्जा नहीं आया था, हिंदुस्तान में मोज़रेला चीज बनती नहीं थी। हमें पता ही नहीं था मोज़रेला चीज क्या होती। आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में बना रहे हैं 100%। तो बाकी चीज जब हिंदुस्तान में आएंगी, मान लीजिए 20 वैरायटी आई, उसमें से हिंदुस्तान के कंज्यूमर को लगता है यार ये 3 वैरायटी मस्त है, इनको खाना चाहिए, अच्छी चीज है, टेस्ट भी अच्छा है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का एंटरप्रेन्योरशिप उसको हिंदुस्तान में नहीं बनाएगा? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी इंपोर्ट करेंगे? संभव ही नहीं है। आपको खुशी इस बात की होनी हाँ, चाहिए कि ठीक जो है। हमारी भारत कंपनियां का R&D भारत का नहीं कर, उद्यमी बनाने शुरू कर देगा, लेकिन वहाँ पर होगा ये कि अमेरिका में सब्सिडी वाला सस्ता माल होगा, तो वो जब भारत में आएगा तो हमारा उद्यमी उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सब्सिडी जो वहां पे है ना, वो सिर्फ एक लेवल तक है। उसके बाद वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 40% इंडिया से एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर आती है $2 में, वहां पे लेबर आती है $40 में। फिर वहां से आना, पैकेजिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, शेल्फ लाइफ, फिर वहां पे मशीनें हिंदुस्तान से महंगी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कहना, सिर्फ 1 to 1 ये कहना कि भाई नुकसान हो जाएगा, मैं तो कहूंगा कि जिन चीजों में हम लोग सोचते नहीं है, अमेरिकन कंपनीज आके भारत में हमें एजुकेट करेंगी कि ये प्रोडक्ट भी बिकता है। स्ट्रॉबेरी कहां से आया सर? कीवी आया था, पहले इंपोर्ट हुआ था, आज हमने उगाने लग गए। स्ट्रॉबेरी पहले इंपोर्ट होता था, आज हिंदुस्तान में उग रहा है, और जो किसान उगा रहे हैं वो कमा रहे हैं। पहले बेबी कॉर्न इंपोर्ट होता था, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मशरूम,
इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट था, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इंपोर्ट, जो इंटरनेशनल बाजार है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, एक्सपोजर देता है कि चीज बनती कैसे है। जैसे मैं आपको बोला, पहले एप्पल कैसे पैक होते थे, आज कैसे पैक होते हैं। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। जब हम सीखना ही नहीं चाहते, ना तो हमारी इंडस्ट्री आर&डी करती है, ना हमारा किसान आर&डी करता है, ना हमारे इंस्टीट्यूशंस आर&डी करते हैं, तो इतना बड़े बाजार को सिखाएगा कौन। जी, लेकिन अंततः अमेरिका का ये इंटरेस्ट था कि वो अपना मक्का और अपना डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ खपाना चाहता था। हमने रास्ता तो खोल दिया ना उसके लिए। हमने जो खोला है रास्ता, वो खोला है डीडीजीएस का। और यहां पे मेरा सरकार से एक मतभेद है। अगर इस चीज़ को थोड़ा डीडीजीएस, समझाइए। ये हाँ, थोड़ा तकनीकी शब्द है, इसको बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं। मैं भी देखो नहीं समझूँगा। डीडीजीएस क्या होता है कि जब आप मक्के से इथेनॉल बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब आप दूध से पनीर बनाते हैं, तो पानी आप अलग कर देते हैं और जो पनीर है उसको आप रख लेते हैं। इसी तरह से जब आप मक्के से इथेनॉल बनाते हैं, तो ये समझिए वो इथेनॉल है, वो आपका जो पनीर वाला पानी है उसको आपने अलग कर लिया, और जो बच गया इथेनॉल बनाने के बाद उसको बोला जाता है डीडीजीएस। डीडीजी मतलब ये होता है डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन एंड सॉल्यूबल्स। आगे बात, ये डिस्टिलर्स जी। मतलब जहां पे डिस्टिलेशन होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, एल्कोहल प्रोडक्शन होता है। और ये ड्राइड होता है, इसलिए एक हो गया डिस्टिलर्स, दूसरा डी हो गया ड्राइड, क्योंकि ये ड्राइड होता है, ये गीला सुखा दिया जाता है इसको। उसके बाद आता है जी विच इज ग्रेन, और उसके बाद जो एस है वो है सॉल्यूबल्स। जो भी उसके अंदर चीजें जो निकलती हैं, मतलब प्रोसेस के अंदर जो चीजें सॉल्यूबल हो जाती हैं, उन सबको ड्राई कर दिया जाता है, वो डीडीजीएस कहलाता है। ये रिच इन प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो इथेनॉल बन जाता है, इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये पशु चारे में काम आता है। जी। ठीक है, तो तो इसका ये मतलब ये प एक ही चीज जो ये जो मेरा पशु सरकार, चारा आ रहा है, ये जो पशु चारा आ रहा है, इसमें भी अंततः जो भारत में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आखिर उनकी माँग रिप्लेस होगी, उनके ऊपर एक कॉम्पिटिशन आ रहा है उसके चलते। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, इसी मुद्दे को, इसमें मेरे को उस कंपटीशन से इतनी चिंता नहीं है, मैं इसको दूसरे लेवल पे ज्यादा चिंता है। ये जो डीडीजीएस आएगा, क्या ये जीएम मक्के का होगा या नॉन जीएम मक्के का होगा, मेरी चिंता जी। कहीं और है। तो ये अगर क्लैरिटी ये मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिली है, इसीलिए कल का अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखोगे, मैं भारत सरकार से कहा है कि ये भारत सरकार इस मुद्दे को स्पष्ट करे कि डीडीजीएस जीएम होगा या नॉन जीएम होगा। अगर ये नॉन जीएम है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से अगर ये जीएम का है, तो बहुत बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाएगी। तब मेरे को लगता है भारत सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि और वो समस्या क्या रहेगी? समस्या ये रहेगी कि अगर आपका जीएम डीडीजीएस आता है, तो फिर दबाव बनेगा कि फिर जीएम सोया मील क्यों नहीं आ सकता। और जब जीएम सोया मील आएगा, तब हिंदुस्तान के सोयाबीन को खतरा है, तेल से खतरा नहीं है। क्योंकि सोया मील जो होता है वो 87% होता है, तेल मात्र जो होता है वो 82% होता है, जो तेल है वो मात्र 17% के आसपास है। तो 17% को हम खपत कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोया मील है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम लोग गलत सोचते हैं हिंदुस्तान में। सोयाबीन इज ए प्रोटीन क्रॉप, हमने उसको ऑयल क्रॉप बना दिया है। हमारी सोच ही गलत है सरकारी लेवल पे और इंडस्ट्री के लेवल पे। हम गलत एस्पेक्ट लेके जब प्लानिंग करते हैं तो नुकसान होता है, इसीलिए आज हमारी प्रॉब्लम है सोयाबीन में। सोयाबीन इज ए प्रोटीन क्रॉप, ऑयल इज ए बाई प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या किया, बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट बना के और मेन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट बना के हम पिछले 50 साल से अपना नुकसान कर रहे हैं। ना इंडस्ट्री इस जी। बात को सुधारना चाहती है, ना सरकार। और साथ में जीएम वाले मसले के साथ, जिसकी ओर आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, लेकिन साथ में लोगों के मन में और भी आशंका है कि जब डेयरी प्रोडक्ट्स आएँगे अमेरिका से और वहाँ पर गायों को, पशुओं को जो
चारा खिलाया जाता है वो शुद्ध शाकाहारी चारा नहीं होता है, उसमें मांस मिला होता है। तो ये डर जो लोगों को है। देखो ऐसा है, अगर आप अंदर में जाएं तो हिंदुस्तान में भी हम बहुत कुछ खिलाते हैं। होता क्या तो है? इसका मतलब हम बाहर से खुलेआम चीज़ें वो मँगाने लगें। हाँ? तो इसका मतलब हम बाहर से खुलेआम वो चीज़ें मँगाने लगें। नहीं, देखो आप समझो होता क्या है, वो क्यों होता है। आपका पॉइंट वाजिब है, लेकिन उसका टेक्निकल पॉइंट कुछ और है। मैं अब इसको अलग ढंग से दूंगा, नहीं तो क्या होता है हम लोग बगैर डिटेल में गए ना उसकी कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। जब आपके यहाँ पे स्लॉटर हाउस होते हैं, जब आप एनिमल का स्लॉटरिंग होता है, तो जो पूरा शरीर होता है ना वो सब कुछ मीट खाने वाला नहीं होता है। आपके ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एनिमल बॉडी के जो नॉन एडिबल कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, चाहे वो हेल्थ रीजन हो, चाहे वो कंटेमिनेशन हो, चाहे वो कोई और कारण हो। जब आप स्लॉटर हाउस में काम करते हो तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट निकलता है जिसको हम वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि वो वेस्ट नहीं होता, वो भी टेक्निकली उतना ही न्यूट्रिशियस है जितना मीट है। मैं आपको, बिकॉज मैंने मीट साइंस का कोर्स किया है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूं ये चीजें। दर्शक अगर समझना चाहें तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो क्या होता है, वो जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे क्या चीज होती है जो दानों निकलती है, आपकी आंतड़ियां, आपके अंदर के पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे जानवर के खुर होते हैं, पंख होते हैं, बाकी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ह्यूमन टेबल पे नहीं आते हैं। अगर आप उसको वैसे फेंक दोगे तो ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट होता है। तो कंपनियों ने क्या किया, विज्ञान की मदद से इनको सेपरेट कर लिया कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें प्रोटीन परसेंटेज और फैट परसेंटेज ज्यादा है, उनको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है। तो वो एकदम आप ये कह सकते हो कि उसकी टेक्निकली उसको हम बोलते हैं मील। हम उसको कंपेयर करना चाहें तो वो ऐसे लगता है जैसे हम वेजिटेबल को जमीन में दबा दें और जिसको हम कहते हैं ना कि वो एक मैन्योर बन जाता है। वो उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के बाद वो जो एनिमल के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो एकदम मैन्योर टाइप बन जाते हैं, विच इज वेरी रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स। क्योंकि एनिमल के शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट होता है सब उसमें रहता है। अब ये प्रोटीन रिच मिनरल रिच जो सब्सटेंस बन गया आफ्टर थॉरो प्रोसेसिंग, अब आप उसका क्या करोगे, फेंकोगे? आप उसको खेत में इस्तेमाल कर लो, खाद का काम करेगा। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं, वो उसको एनिमल फीड में इस्तेमाल कर लेती हैं। तो वो तो जानवर खा ही रहे हैं ना, और अगर फीड में डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, जो जानवर है चाहे वो मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल है, मुर्गी है, पोर्क है, बीफ एनिमल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए वो न्यूट्रिशन का काम करता है। वो बिकम प्रोटीन रिच सप्लीमेंट। जो हमारे लोग जाके जिम के अंदर वो प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं ना, ये उसी तरह से जानवर के लिए वो सप्लीमेंट होता है। आज हमें डेयरी प्रोडक्ट लाने में ऐतराज हो रहा है, लेकिन जितना जिम में प्रोडक्ट मिलता है वे प्रोटीन, वो भी तो वहीं से आ रहा है। उसको तो सब बड़े शौक से खा रहे हैं, उसको तो किसी को ऐतराज नहीं हो रहा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से हम लोग काम कर रहे हैं। ये कारण। जी। तो अभी स्पष्टता क्या है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी उलझनें इस वजह से आ रही हैं क्योंकि एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा, नाम है फ्रेमवर्क, लेकिन एक बहुत स्पष्ट ढाँचा सामने नहीं आ रहा है। अभी भी काफ़ी चीज़ें बयानों के स्तर पे या वक्तव्यों के स्तर पे एम्बिग्विटी, अस्पष्टता के आवरण में लिपटी हुई हैं। जैसे आपने जीएम का भी प्रश्न उठाया कि भई पता ही नहीं कि वो जीएम होगा या नॉन जीएम होगा, जो भी चीज़ें आएँगी डीडी, जीएस के तौर पे। तो उसी तरह से डेयरी के मामले में क्या आ रहा है और क्या साफ तौर पर मना किया गया है? मुझे लगता है जितनी भी डेयरी कमोडिटीज हैं, देखो लिक्विड मिल्क तो आएगा नहीं। जिस चीज में पानी है वो आने वाला नहीं है। ना वहां से दही आने वाली है, ना वहां से पनीर आने वाला है, ना वहां से खोआ आने वाला है, ना वहां से दूध आने वाला है।
अगर वहां से कुछ आ सकता है तो वह है मिल्क पाउडर, और वहां से आ सकता है बटर ऑयल या मिल्क फैट। ये दो चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये दो ही चीजें ट्रेड की जाती हैं। अब आप लेकिन कहोगे कि अमेरिका, क्या इन चीज़ों की अनुमति भारत दे रहा है इस फ्रेमवर्क के अंदर? वो तो आज भी है, वो तो आज भी है। सिर्फ इतना है कि हम उस पर कह रहे हैं हम आपको ड्यूटी एक्सेस स्पेशल नहीं देंगे, जो ड्यूटी सबके लिए लगती है उतनी लगेगी। वो तो आज भी आप मना नहीं कर सकते डब्ल्यूटीओ में। इशू है ड्यूटी कंसेशन का, ट्रेड को रोकने का आपका अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो आपने 40% 50% जो ड्यूटी लगाई हुई है, ट्रंप वो कहता है इसको कम करो। हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। आज भी अगर कोई भारत में आलू बेचना चाहे, अमेरिका से कोई रोक थोड़ी हो, आप 100% ड्यूटी तो बेच लो। तो वही चीज़ मैं स्पष्टता से समझना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कंसेशनल ड्यूटी से के तौर पे अमेरिका से आएंगी और कौन सी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि बाकी सामान्य तरीके से आ सकती मेरे हैं, जो आज भी मेरे को आती ये हैं। लगता है कि जितनी भी कमोडिटीज हैं, जो डे टू डे की चीजें हैं, वो नहीं आएंगी, जो कमोडिटीज हैं। लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जिसको आप इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड जस्टिफाई कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, पैकेजिंग, इनकी कॉस्ट जो आप जस्टिफाई कर सकते हो, वो होंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। चीज हो गया, कोई किसी तरह की स्पेशल चॉकलेट्स हो गई, किसी तरह की स्पेशलाइज्ड कन्फेक्शनरी हो गई, किसी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड टी कॉफी हो गया, किसी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड शरबत हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, जो हमारे यहाँ नहीं बनते, या जो अमेरिका का निश मार्केट है कि भाई किसी को 1,000 रुपए किलो का चिकन खाने में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ले सकता है ना, क्या दिक्कत। और जो भी वहां से आएगा, जैसे चिकन को मना कर दिया, ऑयल सीड्स एज ए सीड आप नहीं ला सकते, लेकिन मील की हम बात कर रहे हैं, वो भी मील में भी हम बात कर रहे हैं कि हम सोया मील नहीं आएगा, जो आएगा वो डीडीजीएस आएगा। और सोयाबीन से डीडीजीएस नहीं बनता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऑयल सीड नहीं लगता है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसको समझना होगा। लेकिन मैंने कहा ना, इस पूरे डील में अब विदेशी शराब आएगी, यूरोप से भी आएगी, अमेरिका से भी आएगी, जिसको पीना है मजे से पिए, सस्ती हो जाएंगी विदेशी शराब। वहां पे जो हमारी 1,000 रुपए की बोतल है इंडियन शराब की, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता हूं, अगर कोई 1,000 रुपए की बोतल है तो उसको विदेशी शराब के मुकाबले जो विदेशी शराब आएगी वो 500 रुपए की होगी। अब भारत के कंज्यूमर को सोचना है कि प्रीमियम ब्रांड इंडियन ले या विदेशी पिए। अब 500 रुपए में विदेशी मिल रही है, 1,000 रुपए में देसी मिल रही है। चैलेंज उन कंपनियों को आएगा जो प्रीमियम ब्रांड लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कस्टमर का भरोसा नहीं जीता है। तो जी। कस्टमर इस समय किंग हो जाएगा। लेकिन फिर मसला वही है, क्योंकि आज भी विजय सरदाना जैसे एक्सपर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आपकी स्पेशलिटी है कि आप एग्रीकल्चरल इकॉनमी को समझते हैं और उसकी बारीकियों को समझते हैं, वो साफ तौर पर ये अम, सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं कि किस चीज़ की अनुमति है और किस चीज़ की नहीं है। नहीं, एक मैं तो कह रहा बहुत हूं ही ना, आपका बेसिक जो कमोडिटी सेगमेंट है, मैं तो कह रहा हूं आपको मिल्क पाउडर नहीं आएगा और शायद बटर ऑयल नहीं आएगा। दोनों पे आज भी ड्यूटी है, 50-60% आज भी ड्यूटी है। आपको आज भी लाना है, आप ला सकते हो, लेकिन 60% ड्यूटी दोगे। कहने का मतलब है कि आज भी मनाही नहीं है। राजीव जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं लोगों को, मनाही आज भी नहीं है, सिर्फ यह है कि ड्यूटी कंसेशन है। भारत सरकार ने कहा ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिक कमोडिटी, हम इनके ऊपर ड्यूटी नहीं कम करने वाले हैं, इस पे वही रहेगा जो डब्ल्यूटीओ का रेट चल रहा है। कहां कहां पे हम कम करेंगे, ट्रंप साहब ने कहा मेरे को कम करके बताओ, तो चीज पे ले लो। अब चीज हिंदुस्तान में कौन खाता है, कितने लोग खाते हैं? ठीक है, अगर 2 4 5 10 कंटेनर आ गए, ठीक है ना। आज हिंदुस्तान में साइकिल भी बनती है, मोटरसाइकिल भी बनती है, लेकिन हम जो डेविड हार्लसन जो है अपनी जो मोटरसाइकिल है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए है, क्या इस पे ड्यूटी कम कर दो, कितनी बिकेंगी? 500, 1000, 2000। खाने दो ना भाई, जिसके पास पैसा है, जो शौक करना चाहता है, अगर 25 लाख की मोटरसाइकिल लेना चाहता है ले। आप बना रहे हो 3 लाख वाली, 2 लाख वाली, 1 लाख वाली, कहां कंपटीशन है, क्यों घबरा रहे हो? जी, भाई जिसको डायमंड चाहिए उसको डायमंड लेने दो, जिसको अपना घर चलाना है उसको घर चलाने दो, जी। वो वाली बात।
तो अभी आपके सामने मतलब अभी तक तो आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। आपके मन में कौन से प्रश्न बचे हुए हैं जो आपको लगता है कि सरकार को आगे थोड़ा और स्पष्ट करने की ज़रूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिका में नॉन टैरिफ बैरियर लग रहे हैं, देखिए क्या है, यूरोप और अमेरिका के साथ जो हमने डील साइन करी है ना, इसमें टैरिफ वाज नेवर ए प्रॉब्लम। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन एफटीएज का टेक्निकली कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्ट जो ट्रंप के टैरिफ लगने से पहले जो प्रोडक्ट माल बिक रहा था उन पे ट्रंप ने टैरिफ लगा के प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो टैरिफ का असर उन्हीं प्रोडक्ट पे है जो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे थे। जो हम आज तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे अमेरिका और यूरोप, वो टैरिफ के कारण इशू नहीं था, क्वालिटी का इशू था। प्रॉब्लम थी क्वालिटी, प्रॉब्लम थी वहां के कानूनों के हिसाब से कंप्लायंस। हमारी इंडस्ट्री करती नहीं, जिसने किया उसको बाजार मिला। बासमती ने किया उनको बाजार मिला, श्रिम्प इंडस्ट्री ने किया उनको बाजार मिला, ग्रेप इंडस्ट्री ने किया उनको दुनिया में अलग अलग जगह बाजार मिला। जिस सेक्टर ने मेहनत करी और क्वालिटी सुधारी उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया। जिस सेक्टर ने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया वो बाजार से बाहर हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपके यहां जो फर्जी सर्टिफिकेट लैब्स दे देती हैं और फूड इंस्पेक्टर रिश्वत लेके खराब प्रोडक्ट को अप्रूव कर देते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं चलता है। वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां तो सीधी सी बात है, जैसे ही सैंपल जाएगा मशीन में जाएगा, रिजेक्ट हुआ, आपके कंटेनर को कह देंगे बाहर ही रख, घसना भी नहीं है, या वो फेंक देंगे समुद्र में। ये जो हिंदुस्तान में हम लोगों को कचरा खिलाने की आदत हो गई है ना, मेरे हिसाब से ये भारत के लिए अच्छा है। ये मजबूर करेगा हमें सुधरने के लिए। तो शुरू में पेन है, मे भी 2 साल 2-3 साल, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान के कंज्यूमर को पता लग जाएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट और खराब प्रोडक्ट में फर्क क्या है, और फिर वही कंज्यूमर हिंदुस्तान की कंपनी को कहेगा ये कूड़ा नहीं खाऊंगा, अच्छा माल बना मैं खाऊंगा, और जी। सुधार होगा। तो अंत में विजय जी, फिलहाल अभी तक जितनी सूचनाएँ हैं उनके आधार पर अ, अगर आप निष्कर्ष रूप में बताएँ तो कौन से वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पर नहीं आ रहा है अमेरिकी सामान, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कौन से वो सामान हैं जहाँ पर भारत के जो भी उत्पादक हैं, चाहे वो किसान हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, अ, मिल वाले हैं, उनको अब अपनी क्वालिटी सुधार करके प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना होगा। क्वालिटी और प्राइस, कीमत और गुणवत्ता दोनों के मामले में उन्हें सजग होना पड़ेगा और अपने आप को सँभालना पड़ेगा कॉम्पिटिशन के लिए। बिल्कुल। इनफैक्ट ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जो हमारी बेसिक कमोडिटीज है, जो माल मंडियों में बिकता है, लेट मी पुट वेरी क्लियरली, जो माल मंडियों में बिकता है वो नहीं आएगा, जो माल सुपरमार्केट में बिकता है वो आएगा। जी। इसका मतलब तो ये है फिर कि जो कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है, अब उसके पास क्वालिटी ऑप्शन होगा। तो मजबूरी फिर जो किसान की नहीं, वापस पूरी इंडस्ट्री की है। जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनको सुधरना होगा, और उसके कारण किसानों को भी सुधरना होगा कि अगर आप अभी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ग्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो, पेस्टिसाइड आप हमें खिला रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब चॉइस होगी। मेरे जी। पास अगर चॉइस है, 10-15 रुपए फालतू दे के अगर मुझे ए ग्रेड प्रोडक्ट मिलता है और भारत की कंपनी वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, या तो वो सुधरेंगी या फिर बाहर हो जाएंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इससे जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो मजबूत होगा, क्योंकि जो स्टार्टअप बच्चे आ रहे हैं उनको इतने सारे आइडिया मिल जाएंगे बाजार में कि अब, क्योंकि हमारे पास आर&डी और मार्केट रिसर्च का पैसा तो है नहीं, तो जब ये अमेरिकन प्रोडक्ट भारत में आएंगे, बाजारों में जाएंगे, तो दुनिया देखेगी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। जब वो ज्यादा बिक रहा है मतलब उसकी डिमांड है। किस रेट पे बिक रहा है, रेट भी पता लग गया, क्वालिटी भी पता लग गई, पैकेजिंग भी पता लग गई, सब कुछ समझ में आ गया, तो बनाओ ना यहीं पे। तो पहले 2-3 साल दर्द करेगा, लेकिन धीरे धीरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पिकअप करेगी। ऐसा हर जगह हुआ है। जी। तो जब मंडी में आने वाले सामान को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मंडी में बिक रहा है, उस सामान को अमेरिकी प्रतिस्पर्धा नहीं झेलनी पड़ेगी, तो फिर ये कुछ किसान संगठन वापस क्यों झंडा उठाने लगे?
राजनीति है ना। कौन से जो 3 काले कानूनों की बात कर रहे थे, आज तक बता दे कौन सी लाइन किसान विरोधी थी। मैं तो फिर उस चैप्टर पे जा रहा हूं। मैं आज भी जो इन किसान चैप्टर नेताओं को कह जो रहा हूं चैप्टर खुद कि सरकार ने लाइन बंद कर बता दो। दिया है, नहीं देखो, ऐसा है, वो जो बंद कर दिया जो इन्होंने चैप्टर अपने सरकार ने तय खुद कर। बंद कर दिया, आप उसे फिर खोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सही कदम था किसानों के लिए। किसानों की मूर्खता के कारण सरकार ने गलत स्टैंड लिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन। यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है डेमोक्रेसी का, कि आप अच्छी चीज चलिए, भी खराब कर देते हो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। ये साइड इफेक्ट है डेमोक्रेसी का। जी। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन गुत्थियों को सुलझाया कि ख़ास तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए इस ट्रेड फ्रेमवर्क का क्या मतलब है। अभी अंतरिम है, तो अंतिम रूप से और क्या-क्या आएगा उन सब पे नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आज अभी इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।